भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जो तमाम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। शो शुरू करता हूँ, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। पता नहीं कब कौन कहाँ टकरा जाए आके, और कितनी ज्यादा हो किसी की पता भी नहीं चलता। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। दो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार आए हैं शो में, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो लगातार आ रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत। चुनाव की घोषणा हो गई, अभी एक चुनाव खत्म हुए, यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव देखा। अब उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का, और साथ में उपचुनाव भी 13 स्टेट्स हैं जहां पे उपचुनाव भी होने हैं, तो उनका चुनाव देखेंगे। नवंबर में जाना भी होगा, दौरा भी होगा, महाराष्ट्र भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, तमाम जगह मुलाकात होगी। लेकिन ये सिलसिला जो आज का है उसी चुनाव के सिलसिले में है। बहुत सारे सवाल हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन से भी कहे गए, चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है उनको, और वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी बात करेंगे। आज सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करा देते हैं, फिर मैं एक दो लोगों से पूछता हूं जो लोग नए दिख रहे हैं कि कहां से आना हुआ, किधर से आए, कैसे आए, कहां से आए। साहब आप कहां से आए? मैं द्वारका से योगेंद्र पांडे। द्वारिका, ये अपनी वाली दिल्ली वाली ना? अरे मैं सोचा वहां वाली द्वारिका से आ गए थे। ये वाली है तो कोई, हाँ नहीं हस्बैंड वाइफ हैं आप, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर क्या नाम हो गया? आई एम योगेंद्र पांडे। योगेंद्र जी बहुत बहुत। और मैम आपका? वीना पांडे। वीना जी बहुत बहुत स्वागत है सर। आज शो में शरीक हो रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। तो कुछ कहना भी चाहेंगे? हाँ, ये शो काफी अच्छा चल रहा है और मैं इस शो का बड़ा फैन हूँ, मेरी वाइफ भी, तो हम इसको देखते हैं। ताकत आप ही हैं सर? जो लास्ट में वाह बोलते हैं ना, बस वो वही गड़बड़ है, बस वही गड़बड़ है, बाकी सब सही है शो में, बस वही गड़बड़ है। पता नहीं वो क्यों हुआ, ये आज तक नहीं पता चला। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बोला करता था जय शो के। हाँ, ये जब भैया जी कहीं शुरू हुआ उससे पहले मैं कुछ और कहता था, और मुझे ध्यान नहीं है क्यों कहता हूं, लेकिन मैं कहता इसलिए हूं क्योंकि वो तारतम्यता जो है ना, वो कुछ और जब हीटअप हो जाता है शो तो उसको तोड़ देता हूं उसी जगह से। क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं, उतना नहीं ले जाना चाहिए, रोटी गर्म हो जाए कि जल जाए। जलने से पहले ही उस तारतम्यता को जो है, जो वो आग लगने लगती है, उसको कम कर देता हूं। आज तो तुम अच्छा लग रहे हो, ये जो चश्मा लगाए हो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। आमिर नाम है तुम्हारा, वही तो हो ना जो गाने वाले? हाँ, गाना रियाज कर रहे हो? नहीं, गाना तो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलेगा, पहले तुम सीखो, सीखोगे तो अच्छा बन जाएगा काम। नहीं अभी नहीं बेटा, ना 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 ना, तुम किसी की हंसी हो, कोई हंसे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, साफ दिल के इंसान हैं, और ये निशानी है इस बात की कि आप आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गाना सीखिए, बन जाएगा काम। जी देखो, मैं कहूं नया आदमी कोई आ गया पूछने के लिए। जो मेहमान है हमारे साथ, अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जी सब तो हो गए ना, कोई बचा तो नहीं ना? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? मेरा गुड़गांव से आना। गुड़गांव से आना हुआ। क्या करती हैं आप? अभी तो मैं स्टडीज कर रही हूँ। स्टडीज कर रही है, किसकी तैयारी चल रही है? एमबीए की तैयारी चल रही है। एमबीए की। चल, बहुत अच्छे, काट देना है इसके मतलब। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ कहना भी चाहती है? कुछ नहीं, बहुत अच्छे हैं। अभी थोड़ी देर बाद सारे लोग खुलेंगे, जैसे जैसे चुनाव का ये बातचीत का गहमा गहमी बढ़ेगी तो खुल। बाबूजी कहां से आ गए आप? छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से आया। ये देखिए अपने आप, ये अंबिकापुर से, मैं वो देखिए जब नाम अंबिकापुर का आया तो हम निकल आया, अपने मन से निकल आया। बहुत बहुत। कैसे हैं आप? आपकी मेहरबानी है। अरे नहीं ना बाबूजी, आप उम्र में हमसे ज्यादा है, मेरी मेहरबानी कैसे? आपके बाद ही तो मैं आऊंगा, ऐसे थोड़ी ना कि मैं आ जाऊं फिर आप आए, ऐसा नहीं हो सकता जी। हाँ, कैसे आना हुआ? मेरा बेटा यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टरी कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आया हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली में तो जाएगा ना बेटा? नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आपका शो रोज देखता हूँ। हाँ। और सोचा कि आज मील भी लूं। बहुत अच्छी बात है। बाबूजी चाय पिलाएं? अरे नहीं, चाय वाय की। वैसे यहाँ पे वो चाय मैं कह देता हूँ चाय पिलाऊं, और फिर मैं किसी को भेजता हूँ, वो लौटता ही नहीं चाय लेके। ये दिल्ली की रिवाज है, दिल्ली का। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ चाय पिलाऊं, क्योंकि अंबिकापुर से आप आए हैं, और वो पूछेंगे अंबिकापुर से क्या खास है। अरे भाई, जो गया है अंबिकापुर तक, जो पहुंचा है अंबिकापुर तक, वही जानता है। छत्तीसगढ़ से एक दूर दराज इलाके से आए हैं, और बड़े अच्छे लोग वहां पे। रिमोट और
बहुत ही मिलनसार, बहुत मैंने तो शो किया है अंबिकापुर में, मुझे उसका याद है, दिल में वो याद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम सारे लोग जो आज बैठे हैं। कांग्रेस ने एक बात आज कही, जब चुनाव की घोषणा हुई, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, चुनाव की घोषणा हुई तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास वो तमाम सारी बातचीत थी। कंप्लेंट पहले ही हरियाणा चुनाव में लेके कांग्रेस कर चुकी थी कि ईवीएम जो है वो गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है। तो आज नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पे फिर एक बार अपना रोना रोया और कहा कि जब पेजर से अटैक हो सकता, पेजर अटैक समझ गए ना आप कहां से रेफरेंस है? हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, बोले जब पेजर से अटैक हो सकता है तो ईवीएम भी से क्या नहीं हैक हो सकते हैं? ईवीएम अगर पेजर से अटैक हो सकता है तो ईवीएम भी हैक हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। वो कहते हैं, कांग्रेस कह रही है ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और तीसरा जो अहम मुद्दा है वो ये कि ईवीएम से तो होने ही चाहिए, साथ में वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो है बीजेपी ने गला घोट दिया है। ये तीन मुद्दे रखे, बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू करेंगे। सामने आपके चुनाव कब कब कहां कहां हैं वो चरण पता चलेंगे। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने, महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होना है। बातचीत का सिलसिला जोड़ता जाऊंगा और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले बीजेपी एंड देन कांग्रेस विल, क्योंकि कांग्रेस का बयान रखा था मैंने सामने। जी जी, जब रायबरेली, अमेठी, वायनाड चुनाव जीतते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इनको 6 सीट आती है, जब ये क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक चुनाव जीतते हैं, तब लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, ना क्या कहते हैं ईवीएम हैक होती है। लेकिन अगर जैसे हरियाणा का चुनाव हारते हैं तैसे इनका ईवीएम हैक होना शुरू। हैकाथन के लिए 2019 के बाद में बुलाया था इलेक्शन कमीशन, एक भी व्यक्ति इनके यहाँ नहीं पहुंचा। उसके बाद में इस हरियाणा के चुनाव रिजल्ट के बाद में बुलाया था इलेक्शन कमीशन, कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। और लोकतंत्र की हत्या वो व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने क्या आपातकाल लगा के देश के संविधान का प्रियम्बल तक बदल दिया, देश के सारे बड़े नेताओं को, देश के सारे लोगों को, लोगों का मूल अधिकार तक छीन लिया। वो व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या। अब आप बताइए ईवीएम कैसे है? आपको ईवीएम पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? भाई आप कर्नाटक पे तो विश्वास कर लेते हैं, आप हिमाचल पे विश्वास कर लेते हैं, आप कश्मीर पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आपको विश्वास हरियाणा पे क्यों नहीं हो रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है। जब जहां हमें मुश्किलात आई है, जहां हमें समस्या आई है, जहां हमें शिकायतें आई, वहां पर हमने पहली बार इस तरीके की शिकायत रखी। हमारी कम से कम 19 सीटों पर, आप समझिए मेरे हाथ में मोबाइल है और ये मैंने सुबह चार्ज किया है, शाम तक ये 6 बजे तक चले, क्या ये कोई इसकी बैटरी ड्रेन होगी कि नहीं होगी? 3 दिन बाद ये बंद रहेगा, फिर दोबारा ऑन करेंगे तो इसकी बैटरी 95% दिखाई जाएगी। और जिन ईवीएम की बैटरीज 95-90% थी, उन्हीं में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। जिनकी 60 से 65% बैटरी बची थी, उनमें कांग्रेस को बढ़त। अब ये नई चीज आई है, अब ये नई चीज आ गई है कि बैटरी चार्ज नहीं थी। अरे भैया, पूरा अपना सिस्टम चार्ज करो, तब तो मामला है। आज इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, बैटरी को भी लेके जवाब दिया, बोला कि 20 कंप्लेन हैं, मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि जब 6 महीने पहले, चुनाव से 6 महीने पहले यह प्रक्रिया शुरू होती है, हस्ताक्षर होते हैं सारे लोगों के, हस्ताक्षर के बाद बंद होता है जब चुनाव में वोट डाला जाता है, उसके बाद जब ईवीएम बंद होता है तब। और बैटरी सिर्फ एक बार इस्तेमाल होती है, बैटरी सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होती है, उसके बाद इस्तेमाल नहीं की जाती है। अब सवाल यह है कि मामला बैटरी का है, ईवीएम का है या जनता का है? सवाल यह है, बड़ा है सवाल। इन्होंने कहा, मैं आपके आ जाता हूं, मैं इनके पास भी आ जाता हूं। जी, आम आदमी पार्टी। देखिए प्रदीप जी, मुझे लगता है कि जनतंत्र में सवाल जवाब बहुत जरूरी है, सरकार उससे चलती है। तो गलत समझ सही थोड़ी सब पूछ दोगे तुम, ये गलत है तब भी वो सही कर ले, मान ले हम। देखिए, इलेक्शन कमीशन का एक काम है, अगर किसी का मन में सवाल है, कोई शंका है, उसका जवाब देना सबसे पहला काम इलेक्शन कमीशन का है। किसी की बात कर लीजिए, अगर मैं आपसे बात करूं प्रदीप जी, तो आपसे मैं अगर सवाल करूंगा तो आपकी जिम्मेदारी, आप मुझे जवाब देंगे। जवाब दिया उन्होंने आज जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने, बैटरी पे भी जवाब दिया है आपके। उन्होंने बोला बैटरी जो है खराब है। अब बोले, उन्होंने कहा बैटरी खराब है, भाई एक ही बार इस्तेमाल होती है बैटरी। लेट मी आंसर। देखिए, सवाल का जवाब क्या होता है प्रदीप जी, सबको सवाल के जवाब मिलने चाहिए। अगर मैं पूछूंगा कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ये हिम्मत क्यों नहीं पैदा कर पा रहे कि हां ये मेरी हार हुई है? अभी
इसके लिए कितनी हिम्मत की जरूरत है? मुझे तो कहना, हाँ मैं अपनी बात कह रहा था, अपने मुद्दे समझा ना पाया अब तक। ये बात छोटी सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी तकनीक लगूंगा? हरनाम जी मैं आपके पास भी आऊंगा। देखिए, लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, नेताओं के अहंकार से सरकार नहीं चलती। तो फिर क्या जनता हुआ? मोहर लगाती है, किसको वोट देंगे, किसके मुद्दों वोट देंगे, किसमें नहीं देंगे। जब कोई सरकार, आपसे पूछता हूं, जब सरकार के पास युवा जाते हैं कि हमको रोजगार दे दो, सरकार ये कहे कि तुम बाहर चले जाओ, इजराइल चले जाओ जहां युद्ध हो रहा है, युद्ध रुको, पवन, अरे ना, इजराइल नहीं, अभी इजराइल नहीं जाना। अरे पवन, अभी इजराइल नहीं जाना है। पहले ईवीएम पे बात करेंगे। पवन, ईवीएम पे बात करेंगे। पवन, ईवीएम पे बात करेंगे। जी मैं दे रहा हूं। धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी, चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होने चाहिए। वो दिन याद है जब 4 दिन चलते थे चुनाव, 3 दिन फिल्म दिखाई जाती थी। आपने तो देखा ही नहीं होगा। क्या उम्र है आपकी? मेरा 32। हाँ, 32 साल वाले थोड़े नहीं जानते हैं। जो 60 के आसपास हैं वो जानते हैं। 3 दिन फिल्म चलती थी दूरदर्शन पर, याद है ना जी? आपको याद होगा पांडे जी, याद है? 4 दिन पूरा सिस्टम चलता था। वो दिन था। बोले वो ज्यादा सही है। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि रिजल्ट कुछ भी हो, चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। मैं आ रहा हूं जी। प्रत्येक जी, प्रधानमंत्री जी के बयान को आप सुनिएगा। एआई के उपयोग पर उन्होंने कहा है कि नैतिकता बचाकर करनी चाहिए। तकनीकी के इस्तेमाल में नैतिकता अगर मर गई तो इस देश का और समाज का नुकसान होगा। आप जो कह रहे ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, आप मुझे बताइए, हमने उत्तर प्रदेश में डायल 100 चालू किया, कोई दुर्घटना आपके साथ होती है, कोई क्राइम होता है, आप डायल 100 मिलाइए, पुलिस आपके पास आएगी। योगी जी आए 112 कर दिए, 112 डायल करिए, 100 ही डायल होता है। तो आप मुझे बताइए, जब 112 दबाने पे 100 दब जाता है तो ईवीएम में गड़बड़ क्यों नहीं होती? ये बिल्कुल निखालिस बुद्धि से आया है निकल के। खालिस नहीं, खालिस का अर्थ होता है उल्टा। निखालिस मतलब कि अभी एकदम इस्तेमाल नहीं हुई है, बिल्कुल एकदम नई कोरी है। हाँ जी, पूरा परिवार जब जीत छोटे गया, बोलिए। जब पूरा परिवार जीत गया, हाँ, एमपी बन गए, तब हाँ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। अब ईवीएम है। खरी खरी जनता कहती है, बोले जब पूरा परिवार जीत गया तब ईवीएम ठीक थी, अब खराब है ईवीएम। अब ये सवाल की जो देखिए, जनता बड़ी भोली है, जानती। धर्मेंद्र जी को दूंगा, इसके अलावा नहीं दूंगा किसी को। उन्होंने कहा कि 112 दबाओ तो 100 ही दबता है। वो तो मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि वो नंबर जो है उसका जो टेलीफोन लाइन से, वो नंबर टेलीफोन चेंज कर दिया। भाई मेरा नंबर कुछ है, 98 से शुरू होता है, 11 है उसके बाद, हम 97 कर लें उसको, नंबर तो मेरा ही है ना, तो मेरे ही पास आएगा। सवाल ये है कि ईवीएम पे भरोसा आप लोगों को क्यों नहीं हो रहा है? जहां जीतते हैं वहां भरोसा, जहां हार जाते हैं वहां भरोसा क्यों नहीं? जी धर्मेंद्र जी, उसके बाद। जी प्रत्येक जी, ऑडियंस और जनता हमारे लिए भगवान है, उनका सवाल मैं सर्वोपरि रखता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भी जीत जाएं तो भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आप बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देखिए, आपकी हैसियत पता चल जाएगी। राइट, ठीक, डन, ठीक। जी देखिए प्रतीक भाई, बिहार में कहावत है, चोर होइया तो गलगल होइया, कि अगर चोरी करो तो इतना झूठ बोलो कि तुम्हारा चोरी सच में प्रतीत हो जाए। जहां जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम शाबाश, और जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये जनता फैसला देती है। अगर तुमको ईवीएम में जिताया है तो तुमको ईवीएम में हराने का भी अधिकार उसी जनता के पास है। तुम्हारा नौजवान, किसान, दलित, ये सब जो तुमने हरियाणा में चिल्ला चिल्ला के कहा, उसको धत्ता बताते हुए जो भी इस देश में डेवलपमेंट करेगा, जनता उसके साथ खड़ा। मैं मिसाल के तौर पे एक बात बताता हूं। हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में किसान नेता भी खड़े हुए थे। एक बड़े किसान नेता जिनको लगभग 1700 के आसपास या 1172 वोट। यार बड़े तेज आदमी पकड़ लिया तुमने तुरंत। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। कहाँ के रहने वाले? पंजाब। हाँ, तो हरियाणा के बड़े किसान नेता, उनको 1100, और उन्होंने इल्जाम क्या लगाया कि कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि वो हुड्डा जी की वजह से हार गई। हुड्डा जी को 70,000 वोट से ज्यादा से वो जीते। कितने से? जोर से बोलिए साहब। जो 70,000 वोट से जीता, उसको चुड़ैली साहब बता रहे थे
कि उन्होंने मैनेज कर दिया चुनाव, यानी उसकी वजह से हार गए, वो हुड्डा जी की वजह से हार गए। अब सवाल यह है कि जीत जाएं तब भी, हार जाएं तब भी, सवाल चारों तरफ से वही है। देखिए, कल की खबर है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने रॉकेट को कैच कर लिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि साइंस हमारी इतने आगे बढ़ गई। अच्छा, अब संविधान सही है ना कि खतरे में है अभी? मैं पूछ रहा हूं आपसे। रॉकेट समझाएंगे, सारी साइंस समझाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। सारी बातें बता देंगे दुनिया की, रॉकेट था, ये ऊंचा था, ये थोड़ी हाइट कम होती तो यूं जाता वो जाता। बताइए, साइंस बताइए आज पवन जी। देखिए, ये तो रॉकेट साइंस है। हाँ, मुझे नहीं आती। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हैक हो जाएगा, आप ठीक कर लेंगे। अगर ईवीएम हैक हो जाएगी, आप ठीक कर लेंगे। लेकिन जनता के जनादेश को भारतीय कश्मीर में क्यों नहीं किया इन्होंने? जनता के जनादेश, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए मेरी बात, पवन, मैं आपसे सीधा सवाल। 5 लोग मनोनीत होने थे, 5 है ना कि 7? 5 जम्मू कश्मीर में, 48 वो 47 वो हो जाते। ये तो बात बीजेपी को भी मालूम होगी ना, तो वहां तो क्यों नहीं हैक कर पाई? तो मामूली सा सरकार वहां बना लेते, एक ही वोट तो ज्यादा, एक ही सीट तो ज्यादा है सिर्फ। और इसी बात को लेकर इलेक्शन कमीशन कोर्ट तक चले गए, सॉरी कोर्ट तक चले गए आप, तो वहां तो मैनेज हो जाता, फिर वहां क्यों नहीं किया? ये मैं सवाल जानना चाहता हूं। बड़े आपके वाजिब सवाल हैं। चंडीगढ़ के अंदर आपके दोनों सवालों का जवाब आ जाएंगे। चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो भारतीय जनता पार्टी का अनिल मसीह ऑन कैमरा वोटों की चोरी करते पकड़ा गया था। दूसरी बात, देखिए, आज महाराष्ट्र के अंदर जनता का जनादेश था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता का जनादेश चोरी कर लिया और चोरी की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। गोवा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के तमाम सारे ऐसे राज्य जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, उन्होंने जनादेश को चोरी किया। राइट। वो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था जहां पर वो पकड़ा गया था घोटाला करते हुए। ईवीएम का कोई घोटाला नहीं था, इसलिए आप ईवीएम पे उंगली नहीं, वो बैलेट से, वो ईवीएम पे आप उंगली नहीं, आप ईवीएम पे गलती। चोर से तो पकड़े गए, चोर से तो पकड़े गए, चोर से तो पकड़े गए, चोर से। राइट, मैं आया। मैं 5 सेकंड क्या 10 सेकंड देंगे, तुम्हारा प्रोग्राम है यार। कुछ और मुद्दा बदल दें कि यही चला है अभी? नहीं, एक सवाल करना था। हाँ। कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्यों इलेक्शन लड़ी? आम आदमी पार्टी क्यों सर, वो क्यों नहीं लड़ेगी? वो सबको अधिकार है, आम आदमी पार्टी को भी अधिकार है हरियाणा में। लोग बड़े समय से काम कर रहे थे, वो तो 1 आध सीट तो जीत रहा था। वो कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से। तो ईवीएम के वजह से तो इन लोग को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा ही होगा। ये जबरदस्ती का, ये जितने पार्टियां हैं ना, ये सिर्फ परेशान कर रही हैं यहाँ के लोगों को। शराफत से इनको रहना नहीं है। ये चाहते हैं कि उस पर दोष लगा दो, उस पर दोष। राइट, एक मिनट भाई, रुको। मैं कांग्रेस को दे दूं जी, बड़े भाई। सर देखिए, मैं ऐसा है, यहाँ पर जनमत की अगर बात करें, आप जनतंत्र की बात करें, लोकशाही की बात करें, 39 पॉइंट समथिंग कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला हरियाणा में। उतना ही वोट 39% जो है वो कांग्रेस को भी मिला। लेकिन यहाँ क्वेश्चन इस बार क्यों अरेज हो रहा है कि कोई भी आपका जितना प्री पोल था या जितनी मीडिया के पास रिपोर्ट्स थी, ये हमारे इंटरनल सर्वेस थे, ये आपके जितनी मीडिया बता रही थी, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका आकलन ये था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार को बढ़त है। राइट, अब आए मुद्दे में आए। हरनाम जी, बहुत आप ही के पास आऊंगा। और एक बात और बताएं, मीडिया कोई खुदा नहीं है, ये धोखे में ना रहिएगा कि जो हमने दिखाया, जो हमने बताया वही सही है। और उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये जो एग्जिट पोल होते हैं, जैसे वोट खत्म हुआ उसके बाद जो एग्जिट पोल आते हैं, बोले ये आपको साबित करना था कि सारे के सारे लोग दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार है। और ये बहुत गहन और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। मैंने 26 अगस्त को डाला था ये सर्वे करके, उतनी ही सीटें आई हैं। नहीं, आप इसका मेरा एक आकलन का ढंग है। नहीं, मैं आपकी बात जान लूंगा, कितने लोगों से सर्वे किया था आपने? नहीं, मैंने आंकड़े निकाले थे पिछले। नहीं, देखिए, आंकड़े निकालना एक बात है, सर्वे में वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कितने लोगों से पूछा गया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि कब वोट बंद हुए, किस सेंटर पे आप खड़े थे, कहां थे, ये तमाम सारे सवाल हैं हरनाम। और अगर ये प्रेशर है एग्जिट पोल का कि एग्जिट पोल तो ये दिखा रहे थे, तो हमको वो साबित, ये तो अरे एग्जिट पोल ने तो ये दिखाया, उन्होंने दिखाया, फिर हम कैसे हार गए? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि एग्जिट पोल के अलावा
मैं कह रहा हूं कि वहां पर 19 सीटों पर हमें इतने संगीन आरोप लगे जिसपे हम चाहते हैं कि वहां उसकी जांच हो। आज एआई टेक्नोलॉजी है, आप कोई भी चीज सोचना शुरू करिए, आपको उसी की एडवर्टाइजिंग आनी शुरू हो जाएगी। आज आप आपके फोन से लोग, आपने एक जामतारा फिल्म देखी होगी, आप देखिए उसमें कैसे लोग आपके पैसे निकाल लेते हैं इस मोबाइल के माध्यम से। तो ईवीएम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं। और आप इलेक्शन कमीशन जो सवाल कर रहा है पॉलिटिकल पार्टियों से, मैं आज आपके मंच के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से सवाल करना चाहता हूं। जब इलेक्शन कमीशन पर दबाव था तो इलेक्शन कमीशन ने मशीन दिखाने के लिए क्यों पॉलिटिकल पार्टी के इंजीनियर्स को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि मशीन को चेक करने दिया? सारे लोगों को बुलाया इलेक्शन कमीशन में, आम आदमी पार्टी भी गई, सारे लोग गए, सारे लोगों ने चैलेंज किया, वो वहां बैठे। और मैं तो कह रहा हूं वो बात गई, अब आप फिर से चले जाइए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं जो भी प्रॉब्लम है, 20 प्रॉब्लम आई हैं, 20 लोगों ने कंप्लेन की है, और जो 20 लोगों ने कंप्लेन की है बोले मैं वन बाई वन उनके जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन जनता को गुमराह मत करिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। अगर जनता को शक सुबह आ रहा है, ये राजनीतिक जनता को नहीं, पार्टी को आ रहा है। अरे सर 39% हमारे लोगों को भी वोट मिली है, बाकी विपक्ष को भी। राइट, बीजेपी हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट में बहुत ही कम मामूली अंतर था, फिर भी कांग्रेस की वहां सरकार बनी। ये बात भी आपको बतानी चाहिए कि कहीं पे वोट परसेंटेज, वोट कम ज्यादा में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन सीट का जो निर्धारण होता है वो परसेंटेज ऑफ वोट से नहीं है उतना। जी दूसरी चीज है, माफ करिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, कांग्रेस के एक बड़े नेता खुद पप्पू पेजर बने बैठे हुए हैं। अगर कम से कम अपने अंदर सुधार कर लें, और उसके बाद लोग, वो ऐसे स्टूडेंट है कि एग्जाम में पढ़ेंगे नहीं, और जब एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो कहेंगे प्रिंसिपल खराब है, बड़ा गलत कॉपी चेक हुआ, हमें नंबर नहीं मिला, हमें लिखने का समय नहीं मिला। तो कम से कम उस पप्पू पेजर को चेंज करिए, आगे बढ़िए। देखिए, आप जिनको पप्पू कह रहे हैं, उन्होंने देश के उन्होंने अरे पूरा देश समझ रहा है ना कि आपने करोड़ों रुपए उन पर खर्च कर उनकी एजेंसीज लगाकर उनकी छवि को खराब करने का, धूमिल करने का काम किया। लेकिन उस व्यक्ति ने इस देश के सबसे कमजोर तबके की आवाज उठाने का काम किया, भारत जोड़ो यात्रा पे शुरू किया है, और उसी का नतीजा है जो आप 400 पार का जुमला लगा रहे थे, आज आपको 240 सीटें के लगभग पे रुक गए हो आके, और आने वाले समय में देखना आप इससे भी नीचे जाने वाले हो। ठीक, ये जो बात आप कहते हैं हरनाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये नीचे जा। मैं आ गया जी, ये हो सकता है, ये आप कहें कि आप इसे नीचे चले जाएंगे, लेकिन जनता को ये तो मत कहें कि इलेक्शन कमीशन और जो बैलेट पेपर है उसी से चुनाव होना चाहिए। हम जब टेक्नोलॉजी पे ऊपर पहुंचेंगे तो हम नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ये सवाल है, बड़ा सवाल। नीति जी, ईवीएम से होना चाहिए चुनाव, लेकिन सन 2010 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी ईवीएम पे सवाल उठाया था। देखिए मैं बताऊं, 2010 और 2000, मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक बात बताता हूं, ठीक है? आपने कहा ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, मैं भी उसी के पक्ष में हूं। आपने कहा कि आडवाणी जी ने ये कहा था कि 2010 में कि इसमें चुनाव होना चाहिए, लेकिन अब अगर इस पे ही पूरा मुद्दा रखना है कि 2010 से 2024 के बीच में, पूरी बात समझ लूंगा मैं आपकी, 2024 के बीच में कोई बात ही नहीं हुई इस देश के अंदर, या इसमें संदेह है, तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है। मैं आ जाऊंगा आपका, डीजी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल उधर से, उसके बाद फिर इधर। हाँ जी, मैं आया बाबूजी। ये जो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, इस देश में मोहब्बत की दुकान कहाँ चली? वेस्ट बंगाल में रोहिंग्या आए, झारखंड में बांग्लादेशी आए, उन्होंने वहां पर आके प्रेम किया, प्रेम का प्रचार किया, वहां शादियां की, पॉपुलेशन बढ़ाया, और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं। वो इनको दिखाई नहीं देता है कि वो मोहब्बत की दुकान में ये कैसी मोहब्बत चल रही है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो यहाँ आकर यहाँ के लोगों से प्रेम करके, विवाह करके, और लगातार बच्चे की भरमार। मैं आ गया नीति जी, वेरी क्विक। देखिए, देश को कैसे मिनी पाकिस्तान बनाना है, मिनी बांग्लादेश। देखिए, मुझे एक शब्द से बेहद आपत्ति है। मेरे बेटा रुक जाओ, मुझे एक शब्द से बेहद आपत्ति है, मिनी पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अपनी बात कहिए, ये देश हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, इसके बाद आगे मत बोलिए। आंकड़ों की तो बात करेंगे, आंकड़ों की बात करूंगा। झारखंड में जाके देखिए किस तरह आदिवासी। बेटा एक मिनट, मुझे मालूम है आज बहुत काबिल आदमी आ गया है मेरे डिबेट में,
जी झारखंड में जाके देखिए प्रतीक जी किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है पूरा विपक्ष। 45% का आदिवासी समाज आज 23% पे आ गया है और वहीं 9% का मुसलमान समाज जो रोहिंग्या मुसलमान वहां पे घुसे हैं आज वो 23% पे चले गए हैं। 13 से 14% का इजाफा। और उसके बाद किस प्रकार से हिंदू हमारे जो अभी बहराइच का आया है, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे वो कौन सा प्रेम बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए है जो यहाँ पे आदिवासी महिलाओं का पहले तो उनके साथ विवाह करते हैं। झारखंड की रोटी माटी और बेटी सब आप लोगों ने बांग्लादेशियों के घुसपैठियों को दे दिया है। और जहां तक ईवीएम की बात है जनाब, मैं ईवीएम मैं मुद्दा एक ही एक होगा, मुद्दा एक ही है। जी नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं अपने दोनों जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार कहीं भी जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे बांग्लादेश को लगता हो चाहे पाकिस्तान को लगता हो, उनकी ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आर्मी उसकी डिप्लॉयमेंट रहती है। तो कहीं ना कहीं आप सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री आप अपना राजनाथ सिंह पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। कैसे आ रहे हैं लोग? मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जेएमएम से आपने सवाल पूछा? नहीं, मैं तो यहाँ क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा से सवाल नहीं पूछेगा? सरकार झारखंड में किसकी सरकार है? राज्य सरकार। मैं वाह सर बॉर्डर को सिक्योर करना राज्य सरकार का काम नहीं है। राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर का तो है, लॉ एंड ऑर्डर का तो है, तो व्यवस्था ये लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है सवाल। अगर आप 10 साल शासन करने के बाद पूर्ण बहुमत पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद अगर आप बार बार यही राग अला पाएंगे कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल आप नरेंद्र मोदी जी पे खड़ा कर रहे हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं। और ये सवाल जो आंकड़े के साथ पूछ रही है ये गलत है। ये जो आंकड़े के साथ पूछ रही है ये गलत है। अगर मैं उनको आधार कार्ड को दे रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी डीड कोड ट्रांसफर करवा रहे हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार ही तो कराएगी। भाई साहब आपके नाम जमीन है, मुझको मेरे नाम करनी है, तो राज्य सरकार के कागजों के ऊपर होगी कि सेंट्रल सरकार के कागजों के ऊपर होगी? उनको डॉक्यूमेंटेशन की प्रोविजन कौन दे रहा है, कौन वो फैसिलिटेट कर रहा है? ये आप इसका जवाब नहीं देंगे। किस प्रकार से वहाँ की बेटियों के साथ ये शोषण हो रहा है। राइट। देखिए आप लोग अभी खुद ही अपना एक जुमला लेके आए थे पीछे, सीए करेंगे, एनआरसी करेंगे, एक गिनती करेंगे। कहाँ चलेगी वो गिनती? आप करिए ना, आप करिए गिनती, आप करिए, पता लगाइए कितने बाहर से लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। आप देखिए ना, आप कितने लोग आए हैं, कितने नहीं। और इसका तो यू आर इन फेवर। सर मैं नहीं, मैं बल्कि आपकी बात में इस देश की जनता पूछना चाह रही है कि अगर 10 साल में इतने कमजोर प्रधानमंत्री की बाहर से घुसपैठिए घुसे जा रहे हैं, तो भारत की जो आप आर्मी है, बीएसएफ है, वो क्या कर रही है सरकार? राइट बीजेपी। देखिए ये बार बार आर्मी और बीएसएफ को, आर्मी को गाली देने वाले के साथ तो साथ, अरे सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा था आपके टर्म में, आर्मी को गाली देने वाले को, आर्मी के रेपिस्ट बताने वाले को इनके बड़े नेता कंधे पे लेके ढोते रहते हैं। दूसरी चीजें, पालघर में साधुओं के साथ नृशंस हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में औरंगाबाद में क्या होता है, इनके जो एमबीए की सरकार चल रही थी वहां पे ये लोग ढोल तमाशे बजा रहे थे। उसके बाद में झारखंड की स्थिति है, वहां पे झारखंड के अंदर मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन वहां पे स्थिति है कि आदिवासी छोड़ो हिंदू छोड़ो ये नारे लगते रहते हैं। वहां पे आदिवासी महिलाओं के साथ में शादी की जाती है, उसके बाद उसमें चुनाव में लोग जाते हैं। राइट टेक इट। समाजवादी पार्टी जी जनाब धर्मेंद्र जी। प्रतीक जी, बीजेपी की मासूमियत से देश का समाधान नहीं होगा समस्या का। मासूमियत से समस्या का समाधान नहीं होगा। बॉर्डर अगर सुरक्षित नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? देश की सेनाओं पे आप पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? आप वहां पे रोड क्यों नहीं बना रहे हैं? आप उनको फैसिलिटेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे रहे हैं? कैसे सुरक्षा नहीं हो पा रही, मुझे बताइए। किसे नहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं? देश की बॉर्डर सिक्योरिटी को, देश की सेनाओं को फैसिलिटेट करना होगा, उसके लिए पैसा देना होगा। इनके पास शिक्षा में देने के लिए पैसा नहीं, उसका बजट काट लिया। कृषि क्षेत्र में देने के लिए पैसा नहीं, उसका बजट काट लिया। सेना को देने के लिए पैसा नहीं, उसका बजट काट लिया। आखिर कर क्या रहे हैं मुझे बता दीजिए। बजट काट लिया या बजट बढ़ा दिया? बजट काट लिया शिक्षा का। 2014 से लेके आज तक शिक्षा का बजट बढ़ा। बॉर्डर वहां पे क्या कहते हैं, जितने भी बॉर्डर एरिया सब पे रोड बनी। जब ये चीन के किनारे किनारे रोड बनती लद्दाख में, यही लोग बैठ के रोना रोते हैं कि चीन के साथ में रोड यहाँ पे बन रही। भैया इनकी जब सरकारें थी, मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे, तो ये चीन की सरकार जब रोड बनती थी तो उसका पता चला प्रोजेक्ट रोक के बैठे हुए थे। उसके बाद में कहते हैं टेक्नोलॉजी का, ईवीएम पे चुनाव होता, कहते हैं बैलेट पे चले जाओ। ये इन लोगों का दोगलापंथी है। अगर देश में लोकतंत्र ईवीएम पे जाता है तो उसके बाद में ये लोग दोगलापंथी करते हैं। जब उसके बाद कहते हैं एआई की बात आती है, इन तमाम चीजों में ये लोगों का डबल स्टैंडर्ड दिखता है। जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो चिल्लाते सबूत लाके दो, सबूत लाके दो। राइट। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर
चाइना घेर कर बैठा हुआ है। अब मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है, अब सैटेलाइट पे बैठ के जाएंगे तब दिखाई देगा। रेजांगला पोस्ट में बता रहा हूँ, सुनिए पहले। रेजांगला पोस्ट 124 जवानों ने 3000 चीनी सेनाओं का दिमाग खट्टा कर दिया था और पीछे हटने मजबूर कर दिया था। उसकी पोस्ट को चाइना ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है, इस देश की जनता दिखाएगी। राइट। ये बार बार कहते हैं कि ये चीन का जब यहाँ पे गलवान में हो रहा था, भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, तो यही लोग उनका मनोबल कम कर रहे थे। यही लोग चिल्लाते हैं भैया अक्साई चीन को दिया, अक्साई चीन कब्जा करके बैठा, उसको हम लोग छीन रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लोग को कब्जा करना है, लेकिन आप भारतीय सेना को और भारतीय जनता का हमेशा मनोबल कमजोर करते रहते हैं। अगर आप लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन न होती तो भारत के अंदर आतंकवादियों को साथ देने वाले के साथ आप खड़े हो जाते हैं। अब आया। कहां से आना हुआ भैया? भैया हम गोंडा के हैं। हाँ तुम गोंडा के हो? पक्का गोंडा के हो? आधा पैर उधर है आधा पैर इधर है? बिल्कुल गोंडा के हो। हाँ जी, गोंडा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सर। बोलो सर। अभी ये विश्लेषक जी बोल रहे थे जो घुसपैठिए हैं उनके लिए, तो कांग्रेस, सपा और आम आदमी वाले से मैं पूछ रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो ये साथ देंगे या नहीं? समर्थन करेंगे? ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, ये स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बाहर ही निकालेंगे तो ये साथ देंगे या नहीं देंगे? क्या नाम है आपका? दीपक पांडे। दीपक पांडे, किससे सवाल पूछे हम? पहले समाजवादी से लगा लीजिए। समाजवादी से पूछ लेते। जी जनाब। 300 किलोग्राम आरडीएक्स अगर देश में आ जाएगा, ये सवाल विपक्ष से पूछा जाए, सत्ता पक्ष से बताइए मुझे। 300 किलोग्राम आरडीएक्स देश में कैसे आया? बॉर्डर हाँ। जो सवाल आपसे पूछा गया वो सवाल दीजिए। आरडीएक्स कहानी मत बनाइए, आपको कहानी बनाने में नंबर 1 है, ठीक है? आप देश के सच्चाई के साथ नहीं चलते हैं, झूठे लोग के साथ चलते हैं। जो उन्होंने भाई साहब पूछा कि अगर मोदी जी तैयार होता है, आप देश के सेना पे आप उंगली उठा रहे हैं। क्या देश का सेना इतना कमजोर है? बहुत आसान सा जवाब है इसका। हाँ हम साथ हैं, अगर कार्रवाई होगी तो हम साथ हैं। फिर मैं कह रहा हूँ 300 किलो आरडीएक्स इस देश में बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आता है? बिना भारत सरकार के मिले हुए कैसे आता, मुझे बताइए। गाड़ी कैसे अंदर घुसती है? सीमा के अंदर गाड़ी कैसे घुसती है? और ये आपसे जो प्रश्न पूछा गया आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके भाई बंधु टोपी लगा के ये देखिए, इस देश में जो रहता है वो इसी देश का है, और मैं इस बात से बिल्कुल खिलाफ हूं आपके। ये मुल्क सारे लोगों के साथ मिलकर बना है, इसलिए आप किसी एक वर्ग को अलग करें, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मंजूर नहीं। बोलना चाह रहे हो? ईवीएम पे बोलना चाह रहे हो? क्या नाम है? रवीश राज। कहाँ से आना हुआ? बिहार, बेगूसराय। तो इतना ज्यादा बेगूसराय, तो इतना क्या मतलब मारवारोगे क्या हमको? तो अच्छा एक काम करो मेरा, क्या नाम है? रवीश जी। रवीश राज। अरे रवीश जी बोलिए ना भैया जी। वक्त एक छोटे से बोलो ब्रेक। मैंने कहा अभी वक्त छोटे से ब्रेक। अरे नहीं, बिहार का आदमी एक कदम आगे चला जाता है। किसी को ईवीएम पे बोलना है जरूर बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा ईवीएम से। कोई बेटी बचाओ संकल्प से लेके बीकानेर से दिल्ली तक पैदल चल के आए हैं हरकिशन हिंदुस्तानी। बहुत ताली बजाने का काम है, बहुत जरूर, निश्चित रूप से। बेटी बचाओ संकल्प बीकानेर से यहाँ तक पैदल कितने दिन लगे? सर मैं 24 को रवाना हुआ था वहाँ से। 24 को रवाना? दोपहर में पहुंचा था मैं यहाँ पे। रोज कितना चले? सर कभी शुरू में 20-15, उसके बाद में स्पीड बढ़ती गई धीरे धीरे। जैसे जैसे दिल्ली पास आने लगी समस्याएं बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते समस्याएं दिल्ली पहुंच ही गया मैं। क्या बात है, दिल्ली यही है ऐसी, जैसे जैसे दिल्ली के पास पहुंचते समस्याएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन मैं सच बताऊं आपसे, मेरा मन कर रहा है आज आपका सम्मान करने का। बहुत यकीनन जो आपका ये जो स्लोगन है बेटी बचाओ संकल्प जो है, ये बेटी बचाओ का संकल्प क्यों लिया आपने? सर मेरे देश में जो अभी हो रहा है मेरी बहनों, मेरी माताओं और मेरी बेटियों के साथ, जिसके अंतर्गत मैं सबसे पहले अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने गार्जियन, अपने भाई, अपने पिता से अगर कोई समस्या हो तो वो शेयर करे, जिससे उसके साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो। और ये बात दोहरी भी दूसरी तरफ भी लागू होती है। अगर बेटी गुमसुम है या बच्चा कोई गुमसुम है तो माँ बाप उससे भी बात करें, ये दोनों तरफ लागू होती है। लेकिन मैं आपके पैर देख रहा था, मैं पेशे से तो पत्रकार हूं ना, शक पहली तरफ निगाह जाता है, शक पहली तरफ, चप्पल घिसी हुई और पैरों में पट्टियां बंधी हुई।
जो अगर मैं ना देखता तो कोई कहता अरे मान लो यहीं से चले हो, द्वारिका से यहाँ आ गए हो सकता था दिमाग में बाबूजी। लेकिन इनका बोलने का एक्सेंट ना 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 ना, इनका बोलने का एक्सेंट तरीका वो पकड़ लिया मैंने। ये बीकानेर से ही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अंदर आके बैठिए, आप हकदार हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल अंदर आइए, बैठिए। और जो हो रहा है समाज में उसका निश्चित तौर से तमाम सारे लोगों को आगे आना पड़ेगा। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? अभी आरकेपुरम में रहते हैं। कैसे आना हुआ आज? ऐसे ही ऐसे ही आगे। बहुत अच्छा किया आप ऐसे ही आगे। तुमसे सवाल पूछ लिया मैंने, आपका तो मैंने देख लिया, आकलन देख लिया ब्रेक में जो हरियाणा में निकाला है आपने। मैं कहना चाहता हूँ नहीं, आपने बताया बिल्कुल ही कांग्रेस क्यों हारी और बीजेपी क्यों जीती। आपने तमाम सारा गणना की है, वो मैंने एक सीट का निकाला। अब आप मुझे महाराष्ट्र का भी बताइएगा, महाराष्ट्र का भी बताइएगा। महाराष्ट्र का मैं करूंगा, आप नंबर दे देना। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र का और झारखंड का दोनों को बताइएगा। झारखंड का मैंने काफी देखा, मेरे को लोकसभा का डाटा मिला नहीं पूरा। अच्छा, नहीं मैं डाटा मैं आपको दे दूंगा, डाटा मेरे पास सारा है। एक सीट का जो डाटा मिलता हाँ, वो निकाल के भेजिएगा, फिर मैं मिलाऊंगा कि देखिए कितना सही निकला, कितना हुआ। क्योंकि मैं 26 अगस्त को नहीं ठीक है, आप आंकड़ों पे खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है, यकीनन आप करिए, आपका इंटरेस्ट है। जी बाबूजी कहाँ से आए? पहले भी आए हैं आप? प्रयागराज आप पहले भी आए हैं? त्रिपाठी। हाँ जी, मैंने देखा है आपको आते हुए देखा है। अब बाबूजी आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, तो बोलने वाला है कि मामला कि नहीं? नहीं, हाँ ना बोलिएगा। ईवीएम पर मैं ये कहना चाहता हूँ और जो माननीय हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिनको ईवीएम पर ऐतराज है उनको जब 35 या 37 सीटें मिल जाती हैं तो उसके बारे में क्या कहना है? वहाँ ईवीएम खराब है या नहीं है? और अगर खराब है ईवीएम तो उसको रद्द करने की कार्रवाई करावें। और दूसरी चीज ये है कि ईवीएम खराब है, जैसे हिटलर ने एक गोएबल्स को प्रचार मंत्री, झूठा प्रचार मंत्री बनाया था और कहता था कि 100 झूठ को बोलोगे ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, तो सत्य हो जाएगा। तो उसी तरह से ये लोग कहते हैं ईवीएम खराब है। ये माननीय सपा वाले या अन्य जो लोग हैं ये बताएं कि खराबी है तो क्या है? बस बाबूजी इतना कहना है कि इस बार हम त्रिपाठी जी आपसे जुड़ नहीं पाए ढंग से, अगली बार हम जुड़ेंगे आपसे, इतना कहना है बस। एक सर इन सभी लोगों के बारे में ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सर, इसलिए मैं इनको एक लाइन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सियासत के प्रवक्ता रोज लय सुर ताल बदलेंगे, कहीं चेहरा कहीं चिंतन कहीं पे चाल बदलेंगे, कभी कुर्सी बदल लेंगे कभी रूमाल बदलेंगे, मिले कुर्सी तो ये अपनी वल्दियत हर साल ईवीएम से भारत की जनता। अरे नाम हम बताओगे सीधे ईवीएम के अंदर, जैसे वो सब याद किए हो, निबंध याद किए हो। मेरा नाम रवीश राज है, मैं बिहार से हूँ, यहाँ डीएमआर सिंह जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात, सिविल इंजीनियर हूँ। बस अब इतना ज्यादा, इससे ज्यादा ना बताना। बोलो और कुछ जाना? अरे ना शादी थोड़ी करनी है, आगे बढ़ो। शादी तो कुबारा हूँ, बैचलर हूँ अभी शादी नहीं हुई? नहीं हुई है। अरे तो सरकारी नौकरी, बिहार का लड़का इतने दिन खाली कैसे रह गया? कैसे हो सकता है? IAS IPS नहीं बनेगा तो कैसे शादी होगा? ये इस पे मैं कई बार बोल चुका हूँ, बिहार के इलेक्शन पर पूरा बोला हूँ कि IAS IPS ना बना तो बिहार का लड़का शादी कैसे होगा?